हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो गुड आफ्टरनून। जल्दी से लाइव आ जाइए आप लोग, फिर आप लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो प्रद्युम्न। हाँ जी, आ गए। एक दो स्टूडेंट हो जाए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से आज का पार्ट। आई गेस कल अपन ने 71 क्वेश्चन तक कर लिया था, आज 71 के आगे करना है ना? आज 71 के आगे करना है। वो तो डिस्कस कर लिया था ना अपन ने। गुड आफ्टरनून नवीन। आ गए हैं नवीन प्रद्युम्न। 71 कर लिया था नवीन। क्या नाम है आपका? प्रद्युम्न। उसमें कुछ और जानना है तो बताओ। स्टार्ट करें? चलिए। हाँ जी। क्या था? लाइट वेट कॉन्क्रीट इज ऑल्सो नोन एज। आंसर क्या था आपका? सेलुलर कॉन्क्रीट। क्यों? पहली बात तो बात करते हैं लीन कॉन्क्रीट और लो। लीन कॉन्क्रीट कौन सा होता है आपके पास पर? आप इसको बोल सकते हैं वेट कॉन्क्रीट, है ना? जो आपके पास सरफेस पर मतलब जो फ्रेश कॉन्क्रीट रहता है, यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज वेट कॉन्क्रीट। ट्रांसपेरेंट कॉन्क्रीट बेसिकली देखने को नहीं मिलता है, या फिर आप बोल सकते हैं जिसका लेस ट्रांसमिशन ऑफ लाइट होता है, जिससे वो होता है ट्रांसपेरेंट। सेलुलर कंक्रीट होता है लो डेंसिटी कंक्रीट। तो पूछा था लाइट वेट कंक्रीट, तो इसकी लो डेंसिटी रहेगी, दैट विल बी सेलुलर कंक्रीट। ठीक है प्रद्युम, समझ आया? ठीक है, चलिए।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हाँ जी देखिए और आंसर करें। 72, 73, 74 तीनों आंसर करें मुझे। हाँ जी 72, 73 और 74 तीनों के आंसर। हाँ जी क्या दे रहा है नवीन? बी, बी ए 72, 73, 74 का बी। चलो देखता हूँ। ठीक है पहला क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन। इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब जो आपके पास पर इलास्टिकली रिकवर नहीं हो सकता। रिकवर नहीं हो सकता मतलब वो हो गया आपके पास पर क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट। क्लियर है? अंडर सस्टेन लोड तो क्रीप, सीधी सी बात कर रहा है क्रीप से रिलेटेड। आंसर बड़ा आसान था इसका। नेक्स्ट, द फोम वर्क इंक्लूडिंग द प्रॉप्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम बीम आफ्टर, ओनली आफ्टर। सेवेंटी टू के लैंग्वेज समझा दो, ठीक है। नवीन अपना 73 का आंसर चेक करो एक बार, समझाता। प्रोग्रेसिव इंक्रीज, धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। कौन सा? इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन। इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब जो रिकवर ना हो या जो 100% रिकवर ना हो। इलास्टिक क्या होता है कि आपने मटेरियल पर लोड लगाया, स्ट्रेन आया, लोड रिमूव किया तो इलास्टिकली रिकवरी हो गई। इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब कि उसमें पूरा का पूरा 100% रिकवरी नहीं होगी। इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन। धनंजय गुड आफ्टरनून। तो इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया आपके पास सर, पहली बात ना। अब ऑफ अ कॉन्क्रीट अंडर सस्टेन लोड, तो क्रीप क्या सुना है आपने क्रीप के बारे में? इट इज अ inelastic deformation, inelastic deformation of concrete. It is an inelastic deformation of concrete due to sustained load. ये होता है क्रीप। तो सस्टेन लोड की वजह से कौन सा देखने को मिलेगा? क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट। क्लियर है प्रद्युम्न? ओके अब बात करते हैं फोम वर्क इंक्लूडिंग प्रॉप्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम बीम ओनली आफ्टर। सभी चीजें बिल्कुल नवीन। प्रॉप्स, फोम वर्क इंक्लूडिंग प्रॉप्स रिमूव्ड फ्रॉम बीम ओनली आफ्टर 14 डेज, 14 दिनों के बाद, नॉट 7 डेज। ओके नवीन, इसलिए बोला था चेक करो आप। यदि आपको फोम वर्क के बारे में बोलता तो यू कैन से कि आप हटा सकते हैं 7 दिनों में। चलिए, इंपैक्ट टेस्ट यूज टू डिटरमाइन टफनेस प्रॉपर्टी। 74 का टफनेस, 75, 76, 77, 77 तक, 77 तक बताइए। 77 तक बताइए। हाँ जी
75 का कौन मना कर रहा है? धनंजय 75 एकदम ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यदि समझ नहीं आया तो फिर कैसे काम चलेगा यार। 76 का नवीन को नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, चले देखते हैं 75 से क्या बोल रहा है आपको। 75 क्वेश्चन बोल रहा है आपको, द कॉन्क्रीट टेकन आउट इन, कॉन्क्रीट को किस यूनिट में काउंट किया जाता है? कॉन्क्रीट को किस यूनिट में काउंट किया जाता है? मयंक गुड आफ्टरनून। किस यूनिट में काउंट किया जाता है? क्यूबिक मीटर में। अरे किया जाता है कि नहीं? कॉन्क्रीटिंग जो हो रही है आपके पास सर, मीटर क्यूब में काउंट करते हैं कि नहीं? अरे पता है कि नहीं? कंक्रीट का जो रेट भी रहता है, कंक्रीट को जो हम 75 का ABC बता रहे हो, कुछ भी हो सकता है, mm क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मीटर क्यूब सर। वैसे तो किसी में मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं किसी में मेजर करते हैं, हम उसे मेजर करते हैं मीटर क्यूब में, क्योंकि कंक्रीट की क्वांटिटी जो होती है, कंक्रीटिंग जहां होने वाली है वो भी बहुत ज्यादा रहती है, इवन हम उसकी डेंसिटी भी मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, इफ यू नो अबाउट द डेंसिटी। ओके, तो कंक्रीट को हम हमेशा मीटर क्यूब में काउंट करते हैं, ध्यान रखें। तो यहां पर आपके आंसर है मीटर क्यूब। नेक्स्ट, द एग्जाम्पल ऑफ इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है? नॉन कंटिन्यूअस या नॉन स्टडी, जो एक जैसा ना चले, दैट इज नॉन कंटिन्यूअस। क्लियर है मेरी बात? नवीन, बात समझ में आई? इंटरमिटेंट का मतलब अब चूज करके बता सकते हो ऑप्शन। इंटरमिटेंट मतलब नॉन कंटिन्यूअस, अब बता सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इंटरमिटेंट मतलब वो नहीं होता। ठीक है, सेवेंटी फाइव का अब आंसर दे पाएंगे क्या? 76 का मैंने बोला है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जो नॉन कंटिन्यूअस हो। अब नॉन कंटिन्यूअस मतलब, कंटिन्यूअस मतलब एक जैसा, और नॉन कंटिन्यूअस मतलब एक जैसा ना होना। तो अब यहां से बड़ा सिंपल सी चीज है आपको, है ना, एक एक कर देखते हैं ऑप्शंस को। बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट एक जैसा चलता है, ऐसा घूमता जाता कन्वेयर बेल्ट, उस पर कंक्रीट चलता जाता है। कन्वेयर बेल्ट कंटिन्यूअस चलता है या नॉन कंटिन्यूअस चलता है? बताइए, एक एक कर ऑप्शन अपने को करना है। यहां पर कंटिन्यूअस चलता है, वो बोल रहा है इंटरमीडिएट, नॉन कंटिन्यूअस, ये नॉन कंटिन्यूअस नहीं है सर। नेक्स्ट, एयर कंप्रेशर कैसे चलेगा? एयर कंप्रेशर जो अपन यूज करेंगे मशीन के अंदर पर मिक्सिंग के लिए, यदि आपने पंप के अंदर पर लगाया एयर कंप्रेशर, तो वो कैसे करेगा? कंटिन्यूअसली वर्क करेगा। क्लियर है? तो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, हमें चाहिए नॉन कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, पाइपलाइन में कंक्रीट कैसे जाएगा आपके पास पर? या तो कंक्रीट जाएगा या तो कंक्रीट नहीं जाएगा, या तो कंक्रीट मूव करेगा या तो कंक्रीट मूव नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास पर थोड़ा कंक्रीट गया फिर रुका, थोड़ा रुक गया फिर थोड़ा रुक गया, फिर गया फिर थोड़ा रुक गया, ऐसा तो नहीं जाएगा। तो ये भी क्या हुआ? कंटिन्यूअस। क्लियर है? अब बात करते हैं कंक्रीट मिक्सर भी कंटिन्यूअस चलता है, लेकिन कंक्रीट मिक्सर एक जैसा चलता है क्या? सोच कर बताइए। कंक्रीट मिक्सर ऐसा चलता है, इधर 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 ऐसा चलता रहता है। देखा आपने कंक्रीट मिक्सर को? देखा आपने जो साइड पर रहता है? क्या वो कंटिन्यूअसली एक जैसा ही चलता रहता है? यदि कंटिन्यूअस चल भी रहा है तो क्या एक जैसा चलता है? और पहली बात, वो कंटिन्यूअस चलता भी नहीं है।
इट इज नॉन कंटिन्यूस। बार बार मटेरियल फिल कर कर बार बार उसमें से निकालते हैं, फिर बेचते जाते हैं, कन्वेयर बेल्ट को चालू रखते हैं अपन। क्लियर है? सो इट इज नॉन कंटिन्यूस। क्लियर है मेरी बात? बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 78। 77 का आप लोगों ने आंसर दिया, कंक्रीट हैविंग यूनिट वेट लोअर देन ऑर्डिनरी कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट कौन सा होता है? हमने रखा लाइट वेट, मीडियम वेट और हैवी वेट। तीन तरह के कंक्रीट रखे, लाइट, मीडियम एंड हैवी वेट। इसमें से कौन सा कंक्रीट है आपके पास पर? बिल्कुल, तो हम जो कंक्रीट को जनरली यूज करते हैं वो करते हैं मीडियम वेट कंक्रीट को। ना हम लाइट वेट यूज करते हैं ना हैवी वेट यूज करते हैं, हम मीडियम। तो ये बोल रहा है हैविंग यूनिट वेट लोअर देन ऑर्डिनरी, दिस इज ऑर्डिनरी। मीडियम ऑर्डिनरी, तो मीडियम से कम होगा तो क्या होगा? लाइट वेट कंक्रीट। क्लियर है बात? क्लियर है बात सभी को? क्लियर है बात? नेक्स्ट वाला देखें। हाँ जी, क्या पूछा जा रहा है भाई? अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग कैन बी डन बाय, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग कैन बी डन बाय। अरे ये तो सुना है, क्वेश्चन सुना है कि नहीं सुना है? बताइए। क्वेश्चन सुना है कि नहीं सुना है? क्वेश्चन सुना ही नहीं? उनको फिर सुना नहीं तो देखो पहले। अरे क्वेश्चन यूज करते ना अपन, अंडरग्राउंड अंडर वाटर यदि आपको करना है कंस्ट्रक्शन तो हम यूज करते हैं, क्वेश्चन यूज करते हैं, क्वेश्चन को डालते हैं, वाटर को रोकते हैं और फिर वहां पर अपन कॉन्क्रीटिंग करते हैं। ये देखो, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, ओपन क्वेश्चन है। यहां पर वाटर था, आसपास पर वाटर था, अपन ने इसको डाल दिया, अब क्या होगा? वाटर यहां पर रहेगा। अरे यहां पर पानी है, लेकिन अंदर जितना वाटर आना था उतना आ गया ना। यहां से अपन वाटर को क्या कर सकते हैं? वाटर को थ्रो कर सकते हैं। यदि वाटर को यहां से थ्रो कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर आपके पास पर ये वाला एरिया आपके पास पर वैकेंट हो जाएगा, यहां पर आप कॉन्क्रीटिंग कर सकते हो। ओके, तो यहां पर आप कैशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कैशन है आपके पास पर। इसका एक और दिखता हूं मैं, इसमें दिखता है क्या? नहीं, ये कुछ इस तरह से, ये कैशन आपने लिया, इसको इंपैक्ट कराए, ये सर्कुलर सिलिंड्रिकल टाइप का ना, ऐसा। इसको अपन ने नीचे भेजा, फिर और नीचे, और इस तरह से नीचे गया, और वाटर पंप के थ्रू अपन ने यहां से पूरा पानी निकाल लिया। ओके, इस तरह से बाहर निकाल दिया। इसका एक पिक्चर और देखो, यहां पर दिख रहा हो तो, फिर मकिंग कर कर भी अपन वहां से सॉइल निकाल लेते हैं।
जैसे ये दिख रहा है आपको कैशन, ये पूरा कैशन बनाया है। समझ आ गया ना कैशन सभी को? अरे कैशन समझ में आया कि नहीं? है ना? तो यहां पर अपने पास फिर क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो क्या होगी? कॉन्क्रीटिंग अंडर वाटर। अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग कैन बी डन बाय यूजिंग कैशन। कैशन को यूज कर रहा है। ट्रिमी मेथड। ट्रिमी मेथड क्या होती है? इसको यहीं पर बना देता हूं। वो जब मैंने कैशन बनाया था ना इस तरह से, यहां से वाटर थ्रो कर दिया, फिर अपन ने लगाया इस तरह का स्ट्रक्चर, फिर यहां से क्या डाल रहे हैं अपन? कंक्रीट। तो यहां से कंक्रीट डाल रहे हैं, कंक्रीट यहां से होता हुआ यहां जाता जा रहा है और ये फिल होता जा रहा है। यहां पर कंक्रीट धीरे धीरे फिल होता चला जाएगा। क्लियर है? ये जो मेथड है इस मेथड को बोलते हैं अपन ट्रिमी मेथड। ठीक है? तो ये मेथड भी यूज होती है अंडर वाटर के कंस्ट्रक्शन के लिए और कैशन भी यूज हो रहा है, दोनों यूज हो रहे हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। प्री पैक्ड कंक्रीट, जो पहले से आपके पास सर कंक्रीट जो रहेगा वो पैकिंग के लिए ही बना होगा आपका, तो प्री पैक्ड कंक्रीट उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास पर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है, सभी के सभी आपके पास पर अंडर वाटर में यूज होते हैं। क्लियर है? हाई प्रेशर से भेजते हैं इसको, ऐसा नहीं बस कंक्रीट को थ्रो कर दिया धीरे धीरे जा रहा है, हाई प्रेशर से थ्रो करते हैं कंक्रीट को। धनंजय, स्टील शटरिंग की तरह भी होता है और आरसीसी का भी बना सकते हैं, पर आरसीसी का जनरली बनाते नहीं कैशन, स्टील का ही होता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। बताइए, ये तो आसान है। आसान है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गलत। इंक्रीज इन फाइनेस ऑफ सीमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिक्रीजिंग क्यूरिंग टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। डिक्रीजिंग साइज ऑफ एग्रीगेट, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देंगे साइज तो आपके पास और स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 और 81। The compressive strength of 100 mm cube of concrete as compared to 150 mm cube। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से आंसर। मोर, बिल्कुल सही। पता है रीजन सभी को? सभी को रीजन पता है ना? बस ऐसे ही आंसर कर रहे क्या नवीन? याद रख लिया? ड्यू टू लेस एयर वॉइड, एयर वॉइड लेस हो जाते हैं एंड ऑल्सो ड्यू टू हाई friction between plate and sample। सैंपल या क्यूब बोल दीजिए आप। ओके, एयर वाइड कम होंगे ना 100 वाले में, 150 वाले में ज्यादा होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लोअर द वाटर सीमेंट रेशियो इन कॉन्क्रीट प्रोड्यूस। बताइए क्या होगा भाई? प्रद्युम्न, धनंजय बता दिए।
मयंक ने बता दिया, नवीन भी बताने वाला है। बिल्कुल, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्रीप और श्रिंकेज कम हो जाएगा, बॉन्ड ज़्यादा अच्छा बन सकता है आपके पास पर, क्योंकि केमिकल रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से होगी, और सीमेंट का खुद का एडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो यहाँ पर आपके पास पर ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट होता हुआ देखने को मिलता है ना। ठीक है, नेक्स्ट 82 83, 82 और 83 देखें। The flakiness of aggregate has the following effect on the strength of concrete in which it is used. The flakiness of aggregate has the following effect on the strength of concrete in which it is used. हाँ जी, आसान है, कल ही शायद आप में से कोई बता रहा था मुझे आंसर। बिल्कुल सर, स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता फ्लैकी एग्रीगेट, यूज नहीं करना चाहिए। फ्लैकी एग्रीगेट कहने का मतलब क्या होता है पता है ना, क्या होता है? दुबला पतला एग्रीगेट। दुबला पतला एग्रीगेट होता है। फ्लेक्स मतलब समझते हैं चिप्स की तरह। आप ये नहीं याद रखना चाहते हो, आप याद रख लो चिप्स, दांतों से भी तोड़ सकते हो आप इसे। हाँ बिल्कुल, वो अपन निकाल सकते हैं साइज उसका, 0.6 टाइम्स ऑफ द मीन साइज ऑफ एग्रीगेट, बिल्कुल बोल सकते हैं अपन वैसा। नेक्स्ट, इंडिविजुअल वेरिएशन बिटवीन टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल शुड नॉट बी मोर देन, इसका बी बताया गया था, धनंजय ने गलत था, धनंजय बी 83 का, 83 का सी सी सी, ठीक है बिल्कुल सही। 15% ऑफ एवरेज है ना, ये कहां से आपके पास पर, ये आता है आपके पास पर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक सैंपल में कितने स्पेसिमेन होते हैं धनंजय? एक सैंपल में कितने स्पेसिमेन होते हैं? बहुत सही। साइट पर कम से कम कितने सैंपल यूज होंगे? साइट पर कम से कम कितने सैंपल यूज होंगे? इन एनी केस सैंपल शुड नॉट बी लेस देन, किससे सैंपल पूछ रहा हूं? साइट पर सैंपल कम से कम कितने यूज होंगे? मयंक, नवीन, प्रद्युम्न। अच्छा, कौन बताया? नवीन, ये मैं बताया क्या? नवीन, ये मैं बताया क्या? तो बताओ। मैं बताया क्या नवीन? 3 सैंपल 9 स्पेसिमेन, 20 टेस्ट सैंपल प्रद्युम्न। 20 टेस्ट सैंपल का मतलब समझ रहे हो? ध्यान रखना, 1 सैंपल इज इक्वल टू 3 स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मतलब क्यूब। 1 से 5 मीटर क्यूब के कॉन्क्रीटिंग के लिए आपके पास पर नंबर ऑफ सैंपल चाहिए 1, 6 से 15 16 तक के लिए फिर चाहिए 3, मल्टीप्लाई बाय 3, तो स्पेसिमेन हो गए 3 और यहाँ स्पेसिमेन हो गए 9। नवीन, कम से कम 1 मीटर क्यूब की तो कंक्रीट हो सकती है ना? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई? नवीन, ठीक है, तो कम से कम कितना सैंपल? 1, और कम से कम कितने स्पेसिमेन? 3। क्लियर है? मैंने उस दिन भी क्लियर किया था आप लोग को, और आज वापस से पूछा तो आज अपना आंसर गायब है, लेकिन उस दिन की क्लास अभी भी रिकॉर्डेड अवेलेबल है, बस आंसर गायब है आपका। चलो ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 84 85,
Question number 84, 85. The workability of concrete is defined as ease with which it can be mixed, transported and placed in the position in a homogeneous state. बहुत सही. Breaking up cohesion गलत, separation of water गलत, none of the above गलत. Option is correct. ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. For wall, column and vertical face of structure member, the formwork is generally removed after. बताइए, बहुत सही. 85 का ही बता दिया. 85 का आ गया भाई, प्रद्युम्न का आ गया, नवीन का आ गया, धनंजय का, मयंक भी दे रहा होगा. बिल्कुल. वर्टिकल मेंबर है ना, तो 24 घंटे, 16 से 24 घंटे होता है इन जनरल. अब वो 16 से, वो 24 से 48 आवर्स बोल रहा है. आप 16 घंटे के, 17 घंटे, 18 घंटे के बाद भी हटा सकते हो. नेक्स्ट. विजिबल है, जूम करो. विजिबल है, जूम करूं भाई, बताओ. The slum of concrete mix is 45 mm. Its workability is considered as. कल बताया था मैंने आप लोग को, और भूल गएंगे तो बिल्कुल नहीं बताने वाला. बिल्कुल. 86 का बताइए, किस रेंज क्या होती है इसकी? 25 से 50, 45 लाई बिटवीन इट. लो, बताया था कल मैंने आप लोग को, याद है कि नहीं? चलिए 87. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन बेस्ट वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट द प्रिफर्ड शेप ऑफ एग्रीगेट इज. 87 का धनंजय गलत है. मयंक 86 का बता दिया आपने, 87 का बताओ. 87 का प्रद्युम्न सही बताया हो. नहीं, गलत है. वर्ड देखो क्या लिखा है. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन बेस्ट वर्केबिलिटी कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट में वर्केबिलिटी को बेस्ट कर रहा है. वर्केबिलिटी बेस्ट के लिए ये, ओवरऑल या स्ट्रेंथ के लिए, दिस इज फॉर स्ट्रेंथ. ये तो नहीं चाहिए. तो स्ट्रेंथ के लिए हमेशा एंगुलर, और कंक्रीट को हमेशा स्ट्रेंथ के लिए बनाते हैं. लेकिन यदि उसने बोला है कि आप उसको क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए, वर्केबिलिटी चाहिए, तो वर्केबिलिटी राउंडेड शेप के एग्रीगेट में ज्यादा अच्छी मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर से कंक्रीट जो रहेगा स्मूथली मूव कर बाहर जा सकता है. कंक्रीट जो रहेगा उसको स्मूथली मूव कर जा सकता है, क्योंकि सरफेस इवन रहती है बहुत ज्यादा. Next question, question number 88. Workability of concrete mix with lower water cement ratio is determined by. हाँ जी. अरे भाई पढ़ तो लो क्वेश्चन को. वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स विद लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इज डिटरमाइंड बाय. लोअर वाटर सीमेंट रेशियो रहा तो कॉन्क्रीट रहेगा हार्श और वर्केबिलिटी आएगी लो. अब लो वर्केबिलिटी को किससे पता करते हैं? इनमें से. सर वो याद नहीं आ रहा, छोड़ो. टेंसाइल स्ट्रेंथ से नहीं, वाटर सीमेंट बिल्कुल नहीं, क्यूब कंप्रेशन नहीं, नन ऑफ दिस. नन ऑफ दिस को चूज ही नहीं कर रहे, डर लग रहा है. हाँ? सर कुछ तो होगा, हमको पता नहीं है, कुछ तो होगा. हाँ, कुछ तो है दया इसमें, कुछ तो है दया, है ना इसमें, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो लग रहा है यहाँ पर. लास्ट में पता चला नन ऑफ दिस. मतलब इतना डर गए नन ऑफ दिस को चूज करने से पहले
कि यार नहीं सर कुछ तो होगा, हमको नहीं पता होगा, हमको नहीं पता है वो तो हम मान रहे हैं, पर कुछ तो होगा इसमें से। वैसे 3 थोड़ी ना ऑप्शन गलत हो सकती है। हाँ, हाँ बिल्कुल। जब नहीं हो पता एक बार खुद से फिर से पूछना, नहीं पता है क्या, तो 2 ऑप्शन रहती है, नन ऑफ दीज, और क्वेश्चन छोड़ना। 2 ऑप्शन में से अपने को एक चूज करना, या तो क्वेश्चन करेंगे या तो अपन नन ऑफ दीज चूज करेंगे, या तो क्वेश्चन छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 89 और 90। Which of the following is employed to determine the strength of hardened concrete existing concrete structure? पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं भाई, बताइए। बिल्कुल। रिबॉन्ड हैमर टेस्ट, रिबॉन्ड हैमर टेस्ट। कोन पेनेट्रोमीटर से अपन क्या करते हैं, कोन कट कर कर निकालते हैं, उससे टेस्ट करते हैं। कैली बॉल से अपन वर्केबिलिटी करते हैं। कॉन्क्रीट इज जनरली ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स कौन सी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। 91, 92 और 93। हाँ जी, हाँ जी। क्या आ रहा है आप लोग का आंसर? नाइन्टी टू का ये बता रहा, 91 का नहीं बताया प्रद्युम्न। हाँ, सारे ही कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। आपके पास एक कोड है 7861, पार्ट 2। किसके लिए है? कॉन्क्रीटिंग एट कोल्ड वेदर, कॉन्क्रीटिंग एट कोल्ड वेदर के लिए कोड है। उसके अकॉर्डिंग आपके पास पर जो टेम्परेचर है दैट इज बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस से बिलो वाला। धनंजय, कोई बुलेट टेस्ट नहीं होता कंक्रीट का? तुमने 2 बार लिखा था, 3 बार लिख दिया, प्रद्युम्न ने भी लिखा। कोई नहीं है भाई बुलेट टेस्ट। ठीक है, 91 का समझ आया। नेक्स्ट, हार्श मिक्स ऑफ कंक्रीट। बिल्कुल सही। लैक
लैक मतलब कमी होना, कमी है उसमें प्लास्टिसिटी की, फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा. हार्श कंक्रीट, इट वोंट मूव फ्रीली. Movement is not free. Okay. Next, compaction factor of 0.88 indicate यहाँ लिखता हूँ उसके लिए. Extremely low, very low, medium और हाई. अब क्या बोला है? 0.88 indicate. 0.88 lies between this medium. क्या बता रहे हो? 0.78, 0.85, 0.9, 2.95. मैं रेंज लिखा हूं आपको प्रद्युम्न, ये रेंज है आपके पास. इस रेंज में आपके पास पर आता है तो आप उसे इस तरह से मेंशन करते हो. एक्सट्रीमली लो, वेरी लो, लो, मीडियम, हाई. 94. According to IS 456, the estimated flexural strength of M25 grade of concrete कितनी होगी? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए एक्चुअली कितनी है? 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 95, 95 ही बताइए. 96 फिर मैं दिखाऊंगा. पहले 95 बताइए कि 96 को पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से. A concrete mix of grade M40 is to be used for pavement using paver machine. The recommended slum range as per IS 456 2000. हाँ जी बताइए. हाँ जी क्या बता रहे हैं? 20 से 40. हाँ भाई
पहली बात तो मैं बात करता हूं पेमेंट बनाना है ना, पावर मशीन। यदि मैं बात करता हूं पेमेंट के लिए, तो पेमेंट के लिए आपके पास पर देखा जाए तो ये किसके अंदर पर आता है आपके पास पर, इट इज कम अंडर वेरी लो एंड लो। वेरी लो एंड लो वाला जो आपके पास पर रेंज है, उस रेंज के अंदर पर बन जाती है पेमेंट। यदि आपके पास पर वाइब्रेटर है तो आप वेरी लो यूज करो, वाइब्रेटर नहीं है तो आप लो यूज करो। क्लियर है? वेरी लो कहां से, 0 से 25, लो कहां से, 25 से 50। तो यू कैन चूज ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर, यू कैन यूज दिस। ओके, क्लियर है भाई बात सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ द कंक्रीट मिक्स। Next, water is added in the concrete mix for the hydration of the cement and workability. Creep and shrinkage of concrete are independent of water cement ratio. गलत, it is wrong. True statement 1 and 2. ठीक है, ठीक है भाई। 97, 98. Which factor does not affect the workability of concrete? Which factor does not affect the workability of concrete? अच्छा, टेम्परेचर अफेक्ट नहीं करेगा क्या वर्केबिलिटी को? पक्का? वाटर कंटेंट करेगा, डज नॉट अफेक्ट वर्केबिलिटी। वाटर कंटेंट करेगा भाई, करेगा, करेगा, बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए गलत है। टेम्परेचर करेगा भाई, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा आपके पास पर, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। टेम्परेचर भी करेगा। नेक्स्ट, मिक्सिंग टाइम। मिक्सिंग टाइम जितना ज्यादा रहेगा, जितना कम रहेगा, उस पर भी डिपेंडेंट रहे। मिक्सिंग टाइम बहुत ज्यादा है तो आपके पास सर वहीं पर कॉन्क्रीट क्या हो गया, आपके पास सेट होना स्टार्ट कर देगा। और मिक्सिंग टाइम कम है तो श्रिंकेज हो जाएगा। मिक्सिंग टाइम कम है तो आपके पास सर कॉन्क्रीट प्रॉपरली मिक्स नहीं है, प्रॉपरली मिक्स नहीं है तो आपके पास सर एक पेस्ट की तरह फ्लो नहीं कर पाएगा। तो दोनों तरह के प्रॉब्लम है, एक में पेस्ट थिक हो जाएगा और एक में पेस्ट बन ही नहीं पाएगा, तो दो तरह के प्रॉब्लम है। तो इट इज ऑल्सो द फैक्टर विच मे अफेक्ट वर्केबिलिटी, दैट्स व्हाई नन ऑफ दिस फैक्टर, इनमें से कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो अफेक्ट नहीं करता। Which of the following is not a test for the estimating workability of fresh cement? Concrete slump test होता है, कैलिबॉल होता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है। वो बोल रहा है कि नॉट, इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, रैपिड क्लोराइड पेनिट्रेशन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर which of the following not is not a fully non-destructive testing of concrete? बिल्कुल, कोर कटिंग, ये कोर कटिंग है एक्चुअली। कोर कटिंग टेस्ट कैसा होता है, डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव नहीं है, तो यही नॉन डिस्ट्रक्टिव नहीं है, बिकॉज इट इज डिस्ट्रक्टिव। slump test can be used for,
slump test can be used for, बताइए 100 and 101 का। हाँ जी, क्या बता रहे हैं? क्या भाई 99, इसका पहले बताओ, वो देख लेता हूँ मैं। स्लम टेस्ट कैन बी यूज फॉर, हाँ जी, किसके लिए? कंपेयरिंग मिक्स ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, लीन और ड्राई मिक्स वेयर वाटर सीमेंट रेशियो इज लो, बिल्कुल लोकली यूज। मेजरिंग कंसिस्टेंसी ऑफ सक्सेसिव बैचेस, बिल्कुल ऑल ऑफ दी अबव सही है। द मेन पर्पस ऑफ रिटार्डर इन कॉन्क्रीट टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ दिस सीमेंट इन कॉन्क्रीट, ठीक है। डिक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम, इंक्रीज करता है, डिक्रीज तो नहीं करता। टू मेक कॉन्क्रीट मोर वाटर टाइट, नहीं, इन दोनों को रिलेशन नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर है? हाँ, और आप क्या बोल रहे थे प्रद्युम्न, पिछला वाला क्वेश्चन ना, इसमें क्या बोल रहे थे आप? 99 में ए ऑप्शन, प्रोफोमीटर। It is the equipment which is, अब लिख लो ना, बता रहा हूँ तो, used to know, obtain नहीं, which is used to know the position of reinforcement and cover in existing स्ट्रक्चर में कहां पर सरिया लगा है, कहां कितना कवर है, इन सब चीजों को पता करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कल को यदि कट करना है तो कहां से कट करे, कहां से कट नहीं करे। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला सर मैंने 6 सरिये लगाया, उन्हें लगाया 4 है, ऐसा लग रहा है तो टेस्ट कर लो, ठीक है। प्रद्युम्न और एक किसी ने, प्रद्युम्न ने ही बोला था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 102 और 103। The ratio of tensile strength to the compressive strength of concrete. अच्छा नवीन, डिक्रीजेस रेशियो ऑफ टेंसाइल टू कंप्रेसिव, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टाइम के साथ कम होने लगती है, टेंसाइल बढ़ने लगती है क्या? ऐसा कुछ होता है क्या टाइम के साथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? कांस्टेंट रहती है तो बी बताओ ना भाई, सी क्यों बता रहे हो? सी कांस्टेंट, हम एक्सपेक्ट करते हैं नो चेंज इन स्ट्रेंथ
ड्यू टू एज, मतलब 5 साल 10 साल 15 साल हो जाए, स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, कांस्टेंट मानते हैं हम उसे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सेलरेटर इन मेकिंग कॉन्क्रीट? बताइए. हाँ जी बताइए. 103 का 20 शायद. अमोनिया सुना है कभी यूज होता है? अरे सुना है कि नहीं सुना है? सभी इनके नाम से दुखी है. अमोनिया इज नॉट अ एडमिक्सचर. बाकी सभी यूज होते हैं. कैल्शियम क्लोराइड भी, सोडियम क्लोराइड भी, फॉर्मेल्डिहाइड भी. 104 105. श्रिंकेज इन अ कंक्रीट अकर ड्यू टू? वन जीरो फाइव. हाँ जी बताइए. मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट पूछ रहा है. हाँ जी. प्रद्युम्न नो बोल रहा है.
आपको IS 456 2000 में दिया हुआ है, बता देता हूं मैं आपको। पर मीटर क्यूब बोला है ना, you have to calculate per meter cube। पर ही है मेरा ध्यान जहाँ तक है 8.2.4.2 होना चाहिए, लिखता हूँ मैं 8.2 में होगा 8.2.4। इस पर डेटा नहीं दिया हुआ, इस पर डेटा नहीं दिया हुआ। दिख रहा है, विजिबल है, विजिबल है भाई, अरे विजिबल है ना या नहीं है? ठीक है। सीमेंट कंटेंट नॉट इंक्लूडिंग फ्लाई ऐश एंड ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। यदि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग या फ्लाई ऐश नहीं मिला हुआ है तो सीमेंट कंटेंट 450 kg per meter cube should not be used unless special consideration। तो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 450 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट इंक्लूडिंग दिस, एक्सेस नहीं होना चाहिए किससे? 450 kg पर मीटर क्यूब। अरे यार ये छोड़ो, कैसे ढूंढ लेता हूं मैं। वो क्लिक किया मुझे कि मैं सीमेंट का, एक बार मेरे को किसी बच्चे ने ऐसे पूछा था कि सर सीमेंट कुछ तो होगा मैक्सिमम, मिनिमम तो है आपको, मिनिमम तो चलो आप बता रहे 300 350 किलो कितना डाल सकते हैं 1 मीटर क्यूब में, आप तो बताओ सर मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? तो वो है 450। ठीक है, अरे ठीक है भाई। नवीन, मयंक, क्लियर है बात? नेक्स्ट, नॉमिनल मिक्स M20 कंक्रीट रिप्रेजेंट इंग्रेडिएंट रेशियो एज 1:2। ये तो आसान है यार, ये तो आप लोग कर दोगे आंसर। बी कौन बता रहा भाई? प्रद्युम्न जल्दी से बताया था क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट, ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी, सब पर करेगा ना? बिल्कुल सही। साइज ऑफ द एग्रीगेट पर भी ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है। ग्रेडिंग बिल्कुल अच्छा वेल ग्रेडेड होना चाहिए, गैप ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट आपके पास पर यदि बहुत ज्यादा रहेगा तो स्ट्रेंथ बहुत कम रहेगी, स्ट्रेंथ कम रहेगी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहेगी, और परमेबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए मॉइस्चर कंटेंट भी लिमिटेड अमाउंट का होना चाहिए और एग्रीगेट के रिस्पेक्टिव होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। एग्रीगेट के अंदर यदि मॉइस्चर आएगा तो वो अलग अफेक्ट करेगा, मॉइस्चर नहीं आएगा तो अलग अफेक्ट करेगा। हाइड्रोफोबिक ना होकर हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, सॉरी हाइड्रोफिलिक ना होकर हाइड्रोफोबिक एग्रीगेट होना चाहिए। समझते ना हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक? The admixture are added to concrete. The admixture are added to concrete
accelerate the rate of setting and hardening of concrete, make the concrete waterproof and acid proof, reduce the bleeding and shrinkage of the concrete mix, all of the above. बताइए. बिल्कुल प्रद्युम्न, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दुश्मनी है, पानी से डरता है हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होता है, पानी से प्रेम करता है, तो वाटर जहां मिलता है आपको उसको चिपका लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब भी कर लेता है, वो होता है हाइड्रोफिलिक. और एक होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक जो पानी से दूर भागता है, फोबिया है जिसको पानी का. चलिए इसका बताइए एडमिक्सचर का. एडमिक्सचर कौन कौन से? एक्सेलरेट द रेट ऑफ सेटिंग करता है एडमिक्सचर, करता है, बिल्कुल सही है. मेक कॉन्क्रीट वाटरप्रूफ, ये भी करता है, वाला काम भी करता है एडमिक्सचर. 2 करता है तो ऑल ऑफ दी अबव ही सही होगा. हालांकि सी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो आप लोग. रिड्यूस ब्लीडिंग, बिल्कुल, ब्लीडिंग और श्रिंकेज को रोकने के लिए भी एडमिक्सचर यूज किया जाता है. The bulk density of aggregate depends upon its shape, grading, compaction, all of the above. बताइए. बल्क डेंसिटी, बिल्कुल. शेप यदि आपके पास पर यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा तो आपके पास पर एयर वॉइड कम रहेंगे, ज्यादा डेंस रहेगा वो. है ना? तो शेप पर भी करेगा. कॉम्पैक्शन जितना अच्छे से कर दोगे तो आपकी डेंसिटी बढ़ जाएगी वहां की. ग्रेडिंग वेल ग्रेडेड रहेगा तो आपके पास पर बल्क डेंसिटी ज्यादा अच्छी आएगी. पुअरली ग्रेडेड रहेगा तो आपके पास पर डेंसिटी कम आएगी. गैप ग्रेडेड रहेगा तो भी डेंसिटी कम आएगी. सब पर डिपेंड करता है, ऑल ऑफ दिस. An air entering agent when added to concrete improves. An air entering agent when added to concrete improve strength of concrete, workability of concrete, density of cement, none of the above. कल अपन डिस्कस भी किया था इसको, तो बिल्कुल वर्केबिलिटी को करता है. नेक्स्ट है आपके पास सर क्वेश्चन नंबर 111. द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इंप्रूव्ड बाय increasing the size of aggregate, decreasing the size of the aggregate, increasing the fine aggregate, increasing the flaky aggregate. बताइए. सी बता रहे हो? गलत. सी वाले धनंजय, सी वाले प्रद्युम्न, बी वाले प्रद्युम्न, बी वाले नवीन, सब गलत. अरे भाई, वर्केबिलिटी का एग्रीगेट से रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है सर. किससे? साइज से, बिल्कुल सर रिलेशन है. साइज यदि लार्ज होगा तो सरफेस एरिया क्या होगा? लेस होगा. लार्ज साइज लेस सरफेस एरिया, स्मॉल साइज हाई सरफेस एरिया. सरफेस एरिया जब ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा. सरफेस एरिया जब ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा कम रहेगा? बताओ. फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा कम होगा? जल्दी बताइए. सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा ज्यादा रहेगा? बताओ. ज्यादा रहेगा. यदि रेजिस्टेंस ज्यादा रहा, रेजिस्टेंस यदि ज्यादा रहा तो क्या होगा? वर्क कर पाएगा क्या? इजी टू मूव होगा क्या? नहीं होगा ना. तो इसलिए स्मॉल साइज का एग्रीगेट को यूज नहीं करना है. डिक्रीजिंग द साइज ऑफ एग्रीगेट कंटेंट नहीं, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एग्रीगेट. ये तो कंटेंट डिक्रीज कर दे रहा है. नहीं, एग्रीगेट के साइज को यदि आप क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा. कम हो जाएगा तो इजीली मूव कर पाएगा. फाइन पार्टिकल, सैंडी सैंड डाल दोगे तो क्या कंक्रीट हो पाएगा क्या आपके पास पर?
सैंड यदि आप ज्यादा डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? आपको लग रहा है स्लरी बन पाएगा? नहीं बनेगा वो स्लरी। बल्किंग देखने को मिल सकती है आपको, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है आपको। अच्छा कोई बात नहीं प्रद्युम्न, तो एग्रीगेट का एक चीज ध्यान रखें, एग्रीगेट का साइज हमेशा छोटा होना चाहिए, क्योंकि हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। यदि वर्केबिलिटी की बात है तो साइज बड़ा होना चाहिए। एग्रीगेट का साइज हमेशा, एग्रीगेट का शेप हमेशा एंगुलर होना चाहिए, क्योंकि हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। लेकिन वर्केबिलिटी की बात होगी तो राउंडेड होगा। तो एग्रीगेट में बड़ा ही एकदम झोल है। क्या झोल है यहाँ पर कि सर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं हमेशा, और सर यदि स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं राउंडेड शेप के, एंगुलर शेप का एग्रीगेट, हम बात करते हैं वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, हम बात करते हैं आपके पास सर इंटरलॉकिंग वाले एग्रीगेट, तो मतलब स्मॉल साइज के एग्रीगेट, बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं लेकिन स्मॉल, आपको 10 से लेकर 25 mm तक के बीच के हर रेंज का एग्रीगेट मिलना चाहिए। लेकिन आपके पास पर मैं बात करता हूँ कि यदि आप लार्ज साइज का एग्रीगेट यूज करते हो तो लार्ज साइज के एग्रीगेट में एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो ये है कि वो एग्रीगेट जो रहता है आपके पास सरफेस एरिया तो उसका कम रहता है, और वहां पर आपके पास पर एयर वेट ज्यादा जनरेट कर देता है। सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना। अरे जितनी ज्यादा सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी उतना ज्यादा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस करेगी ना पैदा। नवीन नवीन जितनी ज्यादा सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी उतना ज्यादा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पैदा करेगी, और जितना ज्यादा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पैदा करेगी उतना ज्यादा आपके पास पर वर्क की जरूरत पड़ेगी, और आपको वर्क करना पड़ा मतलब उसकी वर्केबिलिटी नहीं है। नवीन समझ आ रही मेरी बात? बताओ। रुको, इधर देखो, ये एक एग्रीगेट है। अभी मत बोलना ब्रिक है ना? क्लियर है नवीन? इसकी ये सरफेस है, इसकी ये सरफेस है, और ऐसी बाकी सरफेसेस भी होंगी। क्लियर है नवीन? ओके। आपने क्या किया, एक आपके पास पर ऐसा एक कटिंग टूल था, इससे ऐसा दे मारा उसको, ठीक है, कट गए। अब ये दो पार्ट में टूट गया, तो नवीन ये सरफेस को कोई फर्क हुआ क्या? इस सरफेस में कोई फर्क आया? नहीं आया, ठीक है। इस सरफेस में कोई फर्क आया नहीं, आधी इधर और आधी उधर चली गई, कोई फर्क आया? नहीं आया। लेकिन नवीन एक नई सरफेस देखने को मिल रही है, ये क्या ये नई सरफेस आ गई है? और इधर पर भी एक नई सरफेस आ गई है, आ गई है। तो दो सरफेस बढ़ गई है, उसका एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो जब सरफेस एरिया निकालूंगा तो सरफेस एरिया बढ़ गया कम हो गया? नवीन सरफेस एरिया बढ़ा कम हो गया? बढ़ गया। तो इसका जितना सरफेस एरिया था इसका उससे ज्यादा है,
इसको और एक पार्ट में तोड़ता हूं यहां से, इसको और एक 2 पार्ट में तोड़ता हूं यहां से, इसको और तोड़ता हूं, सरफेस एरिया क्या होता जाएगा नवीन? जैसे जैसे एग्रीगेट का साइज छोटा करूंगा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा ना। अब यदि नवीन इंक्रीज किया तो आप देखो जितनी सरफेस एक दूसरे से टकराएगी, कांटेक्ट में आएगी, उतना वहां पर क्या होगा उनके बीच में रेजिस्टेंस अगेंस्ट मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? ड्यू टू फ्रिक्शन। हालांकि आपने वाटर डाला है, वाटर इसलिए तो डालते हैं, लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, वो उन सरफेस के बीच के फ्रिक्शन को कम करता है। लेकिन जितनी ज्यादा सरफेस रहेगी रेजिस्टेंस कितना होगा उतना ज्यादा। समझ आ रही मेरी बात नवीन? बात समझ में आई? यदि बात समझ में आई तो अब देखो इस क्वेश्चन को और बताओ क्या बोल रहा था? वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इंप्रूव्ड बाय, यदि छोटे साइज के एग्रीगेट होंगे तो वर्केबिलिटी तो कम हो जाएगी, और बड़े साइज के एग्रीगेट होंगे तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर नवीन? राउंडेड एंगुलर इक्वल अमाउंट होने चाहिए। नहीं, अमाउंट कभी एक ही नहीं हो, एक जैसा नहीं हो सकता धनंजय। राउंडेड एंगुलर कभी बराबर नहीं हो सकते अमाउंट वाइज। क्यों नहीं हो सकते? देखो ध्यान से इधर एक कंटेनर है, दोनों कंटेनर सेम साइज के, राउंडेड एग्रीगेट को रख दो इसके अंदर, राउंडेड शेप का एग्रीगेट रख दो, तो धनंजय आफ्टर वाइब्रेशन भी क्या इनके बीच का एयर वॉइड कम होगा? क्या आफ्टर वाइब्रेशन भी बहुत ज्यादा कम होगा क्या? अब देखो ये एंगुलर हो गया एग्रीगेट, और ये कौन सा हो गया? ये राउंडेड हो गए धनंजय। राउंडेड, वाइब्रेशन दो, एयर वर्ड उतना ही रहेगा। इसमें अमाउंट में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। इसमें यदि पहले 2 किलो डाला आपने ना 2 kg, तो 2 kg ही रहेंगे। लेकिन ये आपने 2 kg डाले पहले, वाइब्रेट किया, वाइब्रेट किया, ये कॉम्पैक्ट हो गए, ये कॉम्पैक्ट होकर पूरे इसमें बीच में से जो एयर वाइड थे वो एयर हट चुकी है, ये कॉम्पैक्ट हो गया, एयर बची और डाल दिए, इस पे वॉल्यूम था आपके पास 0.5 kg और आ गया। तो सेम वॉल्यूम में ये कम आते हैं, ये ज्यादा आते हैं, इंटरलॉकिंग ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, एयर वाइड कम देखने को मिलता है। बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी गलत बात है प्रद्युम्न। इधर देखो, पहले तो ये समझा आपने, इसका इसमें डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, उसमें डेंसिटी कम मिलेगी। ये डेंस कंक्रीट क्रिएट करेगा, वो लेस डेंस कंक्रीट क्रिएट करेगा। इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी, उसमें स्ट्रेंथ कम मिलेगी। क्लियर है? अब बात कर रहे हो आप, वो ध्यान से देखना। अब देखना इसमें, अब थोड़ा ध्यान से देखना। सीमेंट पेस्ट लगता है इसके ऊपर, सीमेंट पेस्ट लगता है इसके ऊपर, सीमेंट पेस्ट लगता है इसके ऊपर, सीमेंट पेस्ट लगता है इसके ऊपर। कौन सा एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो सकता है आसानी से? कौन सा आसानी से स्लिप हो सकता है एक दूसरे के ऊपर? कौन स्लिप होगा?
राउंडेड। अरे जो स्लिप हो रहा है तुम्हारे काम करने के अलावा, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, पहले ही खुद ही मूव कर रहा है एक दूसरे से ऊपर। आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, खुद ही मूव करता जा रहा है फ्रीली। यहाँ पर फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा है, इसके एंगुलर शेप की वजह से फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा है। एंगुलर को अपन कैसे बताते हैं? एंगुलर को रेंज देते हैं 0 से 11, पता है क्या? एंगुलर एग्रीगेट को रेंज देते हैं 0 से 11, पता है क्या? नवीन, मयंक, मयंक पता है क्या 0 से 11 देते रहे नंबर? भूल गए? फिर कितना देते हैं भाई? क्या पता है फिर? अरे भाई एंगुलर नंबर निकालते हैं ना अपन, एंगुलरिटी नंबर 67 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये 67 क्या रहता है? वॉल्यूम ऑफ राउंडेड सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ टेस्टिंग सैंपल ऑफ एग्रीगेट। तो जो भी सैंपल को टेस्ट करना चाह रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ टेस्टिंग सैंपल ऑफ एग्रीगेट, इसको आप माइनस करेंगे 67, ये परसेंट में रहता है, ये वॉल्यूम इन परसेंट और ये वॉल्यूम भी इन परसेंट। तो इसकी जो रेंज रहती है एंगुलरिटी की, वो रहती है 0 से 11। 0 रहे तो राउंडेड परफेक्टली, 11 रहे तो एंगुलर परफेक्टली। तो टुवर्ड्स 0 जाते हैं तो राउंडेड रेगुलर शेप होने लगता है, टुवर्ड्स 11 जाते हैं तो इरेगुलर शेप होने लगता है। राउंडेड से जितना दूर तो एंगुलर। क्लियर है बात? राउंडेड से जितना दूर जाओगे तो एंगुलर मिल जाएगा, जितना इरेगुलर शेप होगा वो एंगुलर होगा। क्लियर बात? नवीन क्लियर है? चलो इसका आंसर बता कर लिया था अपन ने। नेक्स्ट 112, 113, 112 और 113 बताइए। द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, धनंजय गलत है, पढ़ चुके हैं कल। अब यार ये वाली गलती नहीं चलेगी धनंजय। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं बस, और मैंने समझाया भी था उसको। सबसे पहला ये दूसरा क्वेश्चन था यार अपना, पता है? यार याद करो यार, यहां था आपके पास पर वाटर सीमेंट रेशो और यहां पर थी स्ट्रेंथ। रिलेशन ऐसा था, मतलब वाटर सीमेंट रेशो कम हो रहा था तो स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, स्ट्रेंथ कम हो रही थी तो वाटर सीमेंट रेशो बढ़ रहा था। दोनों के बीच में रिलेशन कैसा हो गया? स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशो। यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाटर सीमेंट रेशो की तो डायरेक्टली क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेंथ से कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली है।
तो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट सीमेंट वाटर रेशियो से, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो रहता तो उससे अपन बात करते, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो पर डिपेंड करता है, ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ के लिए मेजरली दोनों ही डिपेंड करते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो और सीमेंट एग्रीगेट रेशियो। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए 113, फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट लिमिटेड टू, अभी बताया, थोड़ी देर पहले ही बताया। तभी हम कवर इसके अकॉर्डिंग देते हैं, कवर 20 + 5 mm, 25 mm का कवर देते हैं हम बीम में, याद हो तो। व्हाट इज द लिमिटेड वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट एब्रेशन ऑफ कॉन्क्रीट वियरिंग कोर्स, ये कर चुके हैं, बताया भी था मैंने, बता चुका हूं ये। बिल्कुल सही, पहला या दूसरा ऐसे करके कोई क्वेश्चन होगा, स्टार्टिंग का वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई ऐश इज एडेड टू कॉन्क्रीट टू इंप्रूव ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, आप लोग के रिप्लाई लेट आ रहे हैं, बताओ। हाँ मयंक, प्रद्युम्न गलत, लॉन्ग टर्म इफेक्ट पर स्ट्रेंथ डालता है फ्लाई ऐश, वर्केबिलिटी पर डालता है, अर्ली स्ट्रेंथ अर्ली एज स्ट्रेंथ गेन पर कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि इसका रिएक्शन नहीं होता, पेनिट्रेशन या परमेबिलिटी पर भी डालता है, अल्टीमेटली टाइटनेस क्रिएट करता है, टाइटनेस क्रिएट करने से आपके पास पर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, फाइननेस को बढ़ा देता है, फाइननेस बढ़ाने से वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, अर्ली स्ट्रेंथ में लेकिन कोई रिलेशन नहीं है इसका। प्रद्युम्न, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर द मेजरिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, which of the following test is not used for the measuring the workability of concrete? Which of the following test is not used for measuring workability? जल्दी बताइए। वन 117, मैंने आपको बताया था पेमेंट में कहां से कहां तक ग्रेड होती है, पेमेंट में आपके पास पर 0 से 75 तक, 0 से 25, 25 से 75 तक, सॉरी 25 से 50 तक, सॉरी यहां तक, 0 से 25 और 25 से 50, ये दोनों यूज होता है, वेरी लो और लो, हैंड प्लेस्ड है बिल्कुल। 0 से 25 जो होती है ये वाइब्रेटर के थ्रू है, और 25 से 50 जो है विदाउट वाइब्रेटर है।
0 से 25 जो है विद वाइब्रेटर, और ये 25 से 50 विदाउट वाइब्रेटर। 25 से 50, 25 भी नहीं होगा, 50 भी नहीं है, 25 से 50 वाली इस रेंज में आ रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, 118. The aberration resistance of mineral aggregate used for concrete making is usually measured using which of the following test method? पढ़ रखा है आपने, बताइए। एबरेशन रेजिस्टेंस किसके थ्रू पता करते हैं? एबरेशन रेजिस्टेंस लॉस एंजलिस एबरेशन टेस्टिंग मशीन। ली चैटलियर एपरेटस से क्या पता करते हैं अपन? सीमेंट के बारे में पता करते हैं ना। क्या पता करते हैं? साउंडनेस। As the water of cement, if the water to cement ratio increases, the flexural strength of the concrete. बताइए। 119 का प्रद्युम्न बताइए। बी बता दिया आपने, बिल्कुल सर। वाटर सीमेंट रेशियो का रिलेशन स्ट्रेंथ से, कौन सी स्ट्रेंथ से? कौन सी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रिलेशन है फ्लेक्सुरल से। कंप्रेसिव कम होगी तो ये स्ट्रेंथ कम हो रही, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ कम हो रही, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होगी तो फ्लेक्सुरल भी कम होगी, डिक्रीजेस। क्लियर है? मयंक, नवीन, एक सौ 20 और 21। Which of the following is the key to achieve durable and long lasting concrete? ऑल नहीं होगा, ऑल नहीं लिखा ना किसी ने, ऑल लिखा प्रद्युम्न ने। अरे प्रद्युम्न, कॉस्टली एडमिक्सचर यूज करने से होगा क्या? अरे कई बार तो एडमिक्सचर की जरूरत ही नहीं होती है, सीधी सी बात होती है कि परमेबिलिटी लो रखो तो लॉन्ग लास्ट चलेगा। सही है गलत है? सही है ना गलत? ये गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 121 और 22। Which of the following parameter does not provide an estimate for workability of concrete? Plastic limit. The characteristic strength of concrete is measured at 28 days. In concrete technology, the water to cement ratio is measured by. Concrete technology, the water to cement ratio is measured by. वॉल्यूम में या वेट में मेजर करते हैं? ये तो नहीं है, एब्सोल्यूट वॉल्यूम भी नहीं है, ब्रास भी नहीं है। सोच कर बताओ प्रद्युम्न, पढ़ा है आप लोगों ने?
हाँ जी, गलत, वेट में मेजर नहीं, वो वॉल्यूम में मेजर नहीं होता, वेट में मेजर होता। सीमेंट वेट में ही होती है ना मेजर, तो वाटर भी उसी के रिस्पेक्टिव वेट में ही होता है। अरे निकाला था ना 35 लीटर वाटर, कैसे आ गया था आपके पास फिर एक बैग सीमेंट के लिए? अब बोलोगे लीटर को उसमें कन्वर्ट किया था, वो क्यूब में कन्वर्ट हुआ था, एक बैग। एक बैग को कन्वर्ट किया था अपन ने लीटर में, वॉल्यूम। अपन कौन सी बैचिंग करते हैं? वेट बैचिंग करते हैं। वेट बैचिंग करेंगे तो हम वाटर भी किस में लेंगे? वेट में लेंगे। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर 124, according to IS 383, what is the permissible limit of aberration value of aggregate used for non-wearing core surface, concrete surface? ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन वेयरिंग कॉन्क्रीट सरफेस। अरे भाई कौन है? प्रद्युम्न थोड़ा ध्यान से देखो, नॉन वेयरिंग कोर सरफेस बोल रहा है, मतलब देखो ना भाई, नॉन वेयरिंग कोर सरफेस बोल रहा है, मतलब आपके पास पर पेमेंट है, व्हील जो है ना वो इसके ऊपर है, और हमें यहां का पूछ रहा है ये वाला, ये वाली लेयर के अंदर पर क्या होगा आपके पास पर? तो इट इज नॉट वियरिंग सरफेस, वियरिंग सरफेस उसके ऊपर वाली है, तो ये है नॉन वियरिंग सरफेस और ऊपर वाली है वियरिंग सरफेस। ऊपर का कम परसेंटेज होगा और नीचे का ज्यादा हो सकता है, तो नीचे वाले का है आपके पास और ऑप्शन सी 50%। कौन सा कोड बताता? IS 383। ये क्या बताता है आपके पास पर? स्पेसिफिकेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट फॉर मिक्स specification of coarse aggregate and fine aggregate for mix of concrete. Okay, अरे कंक्रीट लिखा है ना भाई, दोनों की बात नहीं चल रही है। कोई बात नहीं धनंजय, सुनो नहीं, कल 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 मैं बायस्ड हो गया था, एज पर योर नॉलेज आई वॉज बायस्ड यस्टरडे, सो अब आपके लिए जरूरत की बात नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो डीबीएम के लिए भी नहीं है, डीबी, हाँ, डिजाइन बिटुमिनस मिक्स के लिए भी नहीं बात कर रहे हैं अपन, और एसडीबी में हाँ ये सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट, उसके लिए भी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं किसके लिए? 50 मतलब उसके लिए, कंक्रीट के लिए, है ना।
चलिए 125, 125, कौन सी? यार यदि आप लिख रहे हो एस डी बी तो सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट, और एक और क्या लिखे थे? डिजाइन बिटुमिनस कंक्रीट। यदि बिटुमिनस कंक्रीट के बारे में बात करोगे तो बिटुमिनस कंक्रीट तो वेयरिंग कोर्स है, लेकिन वो कंक्रीट सरफेस की बात कर रहा है ना। बिटुमिनस कंक्रीट रहेगा तो बिटुमिनस कंक्रीट लिखेगा वो क्वेश्चन में। प्रद्युम्न, क्वेश्चन नंबर 125, which of the following admixture is used in concrete in cold region to enhance concrete freezing thawing resistance? जितेंद्र कहाँ थे भाई, घूम रहे थे क्या? एयर इंटरिंग एजेंट, आज के बाद तुम जितेंद्र घूमने गए तो तुम्हारा नाम हम नारद रख देंगे, नारद। और ज्यादा घूमने चले गए ना तो तुम्हारा नाम आसाराम रख दूंगा मैं। एयर एंटरिंग एजेंट। अब देख लो क्या चाहिए तुमको, क्लास में आओ या तो नाम पाओ। Which of the following admixture is used concrete cold region to enhance concrete freezing thawing resistance? यदि ये concrete freeze होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो एयर एंटरिंग एजेंट क्या करेगा वहां पर आपके पास पर? एयर बबल आपके पास सब ब्लास्ट हो जाएंगे, कंक्रीट और अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा है यहाँ पर एयर एंटरिंग एजेंट यूज करने से। हाँ, इंदौर में बहुत ज्यादा फॉलोवर थे, अब सब कोई नहीं बोलता हम फॉलोवर थे। उनसे पूछो कि आसाराम बापू के फॉलोवर थे तो पूछते हैं क्या कौन कौन आसाराम, हम नहीं जानते। अच्छा कोई था क्या ऐसा? नहीं नहीं, हमने तो सुना ही नहीं, हम तो किसी की भक्ति नहीं की आज तक। इंदौर के लोग बड़े चालाक होते हैं, पोहा खिलाकर बातें भी हजम कर जाते हैं। Which of the following test on workability of concrete is most suitable for measuring the workability of roller compacted concrete? Which of the following test of workability of concrete is most suitable for measuring the workability of roller compacted concrete? बिल्कुल। अरे भाई रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट कौन सा होगा? कहां गया रोलर वर्ड? यदि रोलर से कॉम्पैक्ट करना है, रोलर से फैलाना है कंक्रीट को, रोलर के थ्रू कंक्रीट फैल पाएगा आपका, तो उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, कम होगी? क्या लगता है? वर्केबिलिटी ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी। और रोलर से है तो वो वेरी लो है भाई। और वो किससे होता है? मैंने बताया था वेरी लो वाले किससे किस में चले जाते हैं? वीबी में। याद है बताया था कल, मैंने रेंज भी बताया था आपको, स्लम कॉन का, वीबी का, कॉम्पैक्शन फैक्टर का, याद है क्या? ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 127।
क्या बोल रहे हो नवीन? ओनली लो वर्केबल प्री कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है ना सर? हाँ बिल्कुल, लो और वेरी लो वाले को ही कॉम्पैक्शन करता है। आज क्या हो गया? क्यों, क्या हो गया धनंजय? क्या पूछ रहे हो? अच्छा खत्म करना है क्या? चलो कर देता है। चलो अब ये क्वेश्चन को खत्म कर देता हूँ, इसको कल देख लेंगे। क्या पूछ रहे थे आप धनंजय? नहीं ऊपर यूनिट, इसका यार टाइम होता है एक्चुअली। टेस्ट देखा होगा, इधर बता देता हूँ। चलो डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। जितने टाइम में आपके पास पर जो कोन का कंक्रीट रहता है वो आपके पास पर पूरा फैल जाता है, एक यूनिफॉर्म सरफेस में आ जाता है, तो हम उस टाइम के बेसिस पर हम काउंट करते हैं किसको? डिग्री ऑफ वीबी डिग्री बोल देते हैं हम उसे। तो इसे क्या, कंसिस्टोमीटर ना। इसमें देख लेता हूँ, इसमें नहीं दिख रहा है। ये आपके पास पर मशीन है, मशीन, इसमें अपन ने कंक्रीट फिल कर दिया, इसमें अपन ने कंक्रीट फिल कर दिया, इसको वाइब्रेट किया, वाइब्रेटिंग टेबल है, ये वाइब्रेट करता है। ये जब आपके पास पूरा कोन शेप का कंक्रीट जितने टाइम में आपके पास फैल जाता है तो वो बताता है उसका क्या, वीबी डिग्री। ठीक है, वीबी डिग्री बताता है। ओके चलिए, आज का हो गया बिल्कुल। कल मिलेंगे अपन और कल करेंगे आगे क्वेश्चन। तो आज आई गेस 125-26 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आज अपन ने कुछ 55-56 क्वेश्चन किए हैं। कल अपन करेंगे क्विज में मिलते हैं, है ना। क्विज में जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हो, उन लोग के जो भी ग्रुप वगैरह में आप लोग ऐड हो, तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर लिंक देख लेना, या लिंक उसी टाइम पर आप लोग शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स लोग के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, आपको पता चले, आपके फ्रेंड्स को बताओ, देखिए यार तुझे नहीं बनता, 50 में से 40 मुझे बन गया, तुझे नहीं बना, है ना। बताने में मज़ा आएगा, थोड़ा पता भी चलेगा ना कि अपन पढ़ रहे हैं और बाकी लोग पढ़ रहे हैं लेकिन बन नहीं रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम हो जाता है लोगों को डिमोरलाइज करने का। वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या है ना, अपना मोरल अच्छा रहे, बाकी का मोरल तो कोरोना डाउन कर ही रहा है ना। तो आप नहीं करो तो भी कोरोना तो है ही है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपन कल, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।